और यह रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं है, लेकिन अगर वे तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए थे तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। यह जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीजें ही जिंदगी की सबसे असाधारण चीजें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग ही उनको समझ सकते हैं। और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी हैं। ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुंचूंगा कैसे? मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ। मैं उनको वास्तविकता में बदलना नहीं जानती। इसलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर मैं कभी मिस्र तक पहुंच ही न पाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी यह पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत ने लड़के से कहा कि अब तुम जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया कि वह आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया, अपनी पुस्तक के बदले उससे कुछ मोटी सी एक पुस्तक हासिल की, और जो नई वाइन उसने खरीदी थी उसे चखने के लिए वह चौक की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भेड़ें नगर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थीं। लड़का इस नगर के बहुत से लोगों से परिचित था। इसी वजह से उसे यात्रा आकर्षित करती थी। वह हमेशा नए दोस्त बना लेता था और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं लोगों को रोज रोज देखना पड़ता है, जैसा कि उसके साथ पाठशाला में हुआ करता था, तो वे लोग अंततः उस व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वे लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप यह धारणा बैठी होती है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, यह बात वह नहीं जानता। उसने फैसला किया कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि सूरज और थोड़ा ढल नहीं जाता। इसके बाद ही वह अपने रेवड़ को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वह उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। वह पुस्तक पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था, और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नामों का उच्चारण करना मुश्किल था। उसने सोचा, अगर वह कभी कोई पुस्तक लिखेगा तो वह एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा, ताकि पाठकों को ढेर सारे लोगों के नाम याद न रखना पड़े। जब वह अंततः उस चीज पर ध्यान एकाग्र कर सका जो वह पढ़ रहा था, तो उसे पुस्तक ज्यादा बेहतर लगने लगी। उस दिन बर्फ गिर रही थी जब शव को दफनाने का वह संस्कार किया जा रहा था, और इससे उसे सर्दी का जो एहसास हुआ वह उसको अच्छा लगा। वह अभी पढ़ ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वे लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लड़के ने बूढ़े को यह एहसास दिलाने की गरज से कि वह अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहता है, रूखे ढंग से जवाब दिया। दरअसल वह दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था, ताकि लड़की देख सके कि वह मुश्किल काम कर सकता है।
इस दृश्य की कल्पना वह पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वह हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है, तो लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की ताकि वह उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज्यादातर किस्से उसने पुस्तकों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वह उनको इस तरह पेश करेगा जैसे वे उसके निजी अनुभव हों। वह इस फर्क को कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। इस बीच वह बूढ़ा उसको बातचीत में लगाने की अपनी कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वह थका हुआ है और प्यासा है, और फिर उसने लड़के की वाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि इससे बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था और उसने लड़के से उस पुस्तक के बारे में पूछा जो वह पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वह रुखाई बरतते हुए किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की यह सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए उसने वह पुस्तक बूढ़े को पकड़ा दी, दो वजहों से। पहली यह कि वह खुद नहीं जानता था कि पुस्तक के शीर्षक का उच्चारण कैसे करे, और दूसरी यह कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता होगा तो वह खुद ही शायद शर्मिंदा होकर किसी दूसरी बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने पुस्तक को हर तरफ से देखते हुए कहा, मानो वह कोई अजीबोगरीब चीज हो। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इसे पढ़कर वाकई खींच होती है। लड़के को झटका लगा। मतलब यह कि बूढ़ा न केवल पढ़ना जानता था बल्कि उस पुस्तक को भी वह पढ़ चुका था। और अगर पुस्तक खींच पैदा करने वाली थी, जैसा कि बूढ़े का कहना था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वह उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक ले आता। यह ऐसी पुस्तक है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सभी पुस्तकें कहती हैं, बूढ़े ने कहा। यह पुस्तक बताती है कि लोग अपनी नीति का चयन खुद नहीं कर पाते, और पुस्तक अंततः यह कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करता है। दुनिया का वह सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा। वह यह है, अपने जीवन के एक खास मकाम पर हमारा उस चीज पर कोई वश नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रहा होता है, और हमारी जिंदगियां नीति द्वारा नियंत्रित होने लगती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार के लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गडरिया बनने का फैसला किया। ज्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफर करना अच्छा लगता है। यह जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा पुस्तक के पन्ने पलटने लगा था। लगता था जैसे पुस्तक वापस करने का उसका कोई इरादा न हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े की पोशाक विचित्र सी थी। वह किसी अरबी की तरह लगता था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में असामान्य बात नहीं थी। अफ्रीका टेरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से संकरी खाड़ी को पार करने भर की जरूरत थी। अरबी इस शहर में अक्सर दिखाई दे जाते थे, खरीदारी करते हुए और दिन में कई बार अपनी विचित्र सी प्रार्थनाएं करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का। बहुत सी जगहों का तो कोई नहीं हो सकता, लड़के ने कहा। मैं एक गडरिया हूँ और मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही जगह का रहने वाला। वह शहर एक प्राचीन किले के पास है। मेरा जन्म वहीं हुआ था। तब ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन वह पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वह अज्ञानी लगेगा। वह कुछ देर चौक के लोगों की ओर देखता रहा। वे यहाँ वहाँ आ जा रहे थे और सबके सब बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो सलेम है कैसा? उसने सुराग लेने की कोशिश की।
वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है, अभी भी कोई सुराग नहीं। लेकिन इतना वह जानता था कि सलेम एंडालुसिया में तो नहीं था। अगर होता तो उसने उसके बारे में जरूर सुना होता। और आप सलेम में करते क्या हैं? लड़का पीछे पड़ा रहा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सलेम का राजा हूँ। लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भेड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती। और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हो, बस आपकी पुस्तक भर आपके साथ हो। जब आपका मन उनके किस्से सुनने का होता है तो वे आपको अपने आश्चर्यजनक किस्से सुनाती हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनसे आपको ऐसी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं कि आपको यह भी नहीं सूझता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने कहा। वह समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी जिंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो यह एक समस्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के को अब खीज होने लगी थी। वह तो कोई मदद मांग नहीं रहा था। यह तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी पुस्तक दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना ख्वाब याद आया और सहसा सारी स्थिति उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन यह बूढ़ा, जो मुमकिन है उसका पति हो, कोई ऐसा तरीका खोज रहा है कि वह एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने के बदले ज्यादा पैसा ऐंठ सके जिस चीज का वजूद भी न हो। यह बूढ़ा भी शायद जिप्सी है। लेकिन इसके पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और चौक के फर्श की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी छाती से कोई चीज इतनी तेजी से चमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चौंधिया गईं। बूढ़े ने उस चीज को इतनी फुर्ती से अपने लबादे से ढक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आया तो उसने वह पढ़ा जो बूढ़े ने रेत पर लिखा था। उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ और अपनी पाठशाला के नाम लिखे देखे। वहाँ उसने दुकानदार की लड़की का वह नाम भी पढ़ा जो वह खुद नहीं जानता था, और ऐसा और भी कुछ पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। मैं सलेम का राजा हूँ, बूढ़े ने कहा था। आखिर एक राजा किसी गडरिये से बात क्यों करेगा? लड़के ने विस्मय और संकोच के साथ पूछा। बहुत सी वजहें हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि तुम अपनी नियति को खोजने में कामयाब रहे हो। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जो तुम हमेशा से पाना चाहते रहे थे। अपनी जवानी में हर कोई जानता है कि उसकी नियति क्या है। उनकी जिंदगी के उस मकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वे सपने देखने से नहीं डरते और न ही उस हर चीज की लालसा करने से डरते हैं जिसे वे अपनी जिंदगी में घटित होते देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई रहस्यमय शक्ति उनके मन में यह विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी नियति को पा पाना उनके लिए असंभव है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कोई भी बात लड़के के कास पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन वह उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जरूर जानना चाहता था। जब वह सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। यह शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन दरअसल वह तुम्हें अपनी नीति तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। वह तुम्हारे उत्साह और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस पृथ्वी का एक ही महान सत्य है,
तुम जो भी कोई हो या तुम जो भी कुछ करते हो, जब तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि यह इच्छा इस कायनात की रूह से जन्मी होती है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी पर तुम्हारी मुहिम है। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।